धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब पर चर्चा करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। वरना मैं अकेला इन तमाम चीजों को आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपको खबर मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा नाम के एक तथाकथित बाबा जो है समागम कर रहे थे। वहां पर 120 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। FIR दर्ज हुई है, बाबा का नाम तक उसमें नहीं है और लोग अभी तक ये भी नहीं कह रहे हैं कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। सिर्फ 2-2 लाख का मुआवजा बांटकर मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं दो ही बात कहना चाहूंगा कि ये बाबा लोग या जो गॉड्स मैन होते हैं, सीधे के सीधे गॉड के दूत होते हैं, जो जनता के बीच में अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है? 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मालूम होता तो क्यों नहीं इन्हें रोका हुआ है जो जनता को ठग रहे हैं? दूसरे, जनता जो ठगा रही है, बेचारे अशिक्षित हैं, उन्हें एक अच्छी जीवन जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। कितनी भी दक्षिण पंथ बढ़ रहा है यूरोप में, लेकिन वहां के लोग इस आधार तक नहीं अज्ञान है जो हमारे यहाँ है। कारण यही है कि हम बहुत बेचारे लोग हैं शिक्षा के रूप से, जो भौतिक परिस्थितियां उसके कारण है। और इसके लिए आवश्यक है कि जनता के जो वास्तव में प्रतिनिधि हैं, जो उनके बीच में काम कर रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हें इसकी शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि इन सब चीजों से मुक्ति पाए। जी, जैसे कानून बना हुआ है महाराष्ट्र में कि कोई इस तरीके से वहां पे जो है अविश्वास नहीं फैला सकता है, ढोंग नहीं कर सकता है, क्या वैसा कानून जो है अब उत्तर प्रदेश या और राज्यों में भी बनना चाहिए? अब तो कानून ये बन रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाने वालों को MLA बनाया जाए, MP बनाया जाए, उन्हें अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में उन्हें अच्छे ओहदे दिए जाए, बिना एग्जाम पास किए IAS IPS बनाया जाए। तो अब कानून की क्या है? कानून कोई मायने नहीं रह गया है। और जो उन्होंने अंधविश्वास के लिए, नाम भूल रहा हूँ, अपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उनकी तो हत्या कर दी गई और हत्यारे अभी भी मतलब फरार हैं, कुछ भी नहीं कार्रवाई की पंसारे तमाम लोगों का जिक्र हम कर सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल वही हालात है। क्या ये जो दबे कुचले लोग हैं ये भी अपने लिए कोई अलग से भगवान चाहते हैं, इसलिए कोई भी आके इनके बीच में बाबा बन जाता है? मार्क्स ने बड़ा सही कहा था कि धर्म जो है वह गरीब जनता का, मेहनत जनता का अफीम है। कहने का ये मतलब है कि जब दिन भर उदाहरण के लिए दिल्ली के नाले के अंदर जाके, मैन होल में जाके एक कर्मचारी उसकी सफाई करता, अंदर में मरने की पूरी संभावना होती ताकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मरते भी है आए दिन, दिखता भी है, और वो आके घर में आता थका मारा, अगले दिन काम करने जाता है, थोड़ा सा ताड़ी या जो देशी दारू है पी के सोता है। हम उसको भी मना कर दें कि दारू पीना खराब है, तो मर जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने 2 महीने में। उसकी मजबूरी है, यह तो उसका आधार है जीने का, क्योंकि भौतिक परिस्थितियां उसको करती हैं। तो जब तक इन भौतिक परिस्थितियों का ना खत्म करें, यानी उन्हें रोजगार ना दें, शिक्षा, स्वास्थ्य की वो मतलब बेसिक आधार ना बनाए, आपस में एक दूसरे को लड़ाई ना बंद करे, ये सब चीज करके देखिए अंधविश्वास 90% ऐसे ही गायब हो जाएगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन ये बाबा दावा कर रहा था कि इसके चरणों की धूल लो और अपने घर ले जाओ और जो बीमार हो उसके माथे पे लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। तो ये अस्पताल सब बंद कर देने चाहिए। ये सब बाबा तो यही कर रहे हैं, उनका रोजी धंधा वही है और उनको राजनीतिक उनको संरक्षण मिला हुआ, चूंकि इनके माथत से इन्हें वोट मिलता है। ये कई बाबा जो हैं, गॉड जो हैं, वो जेल में जाने के बावजूद भयानक भयानक अपराध में, कत्ल से लेके बलात्कार तक, वो पेरोल पर 6 महीना 8 महीना बाहर रहते हैं और सारा काम कर रहे हैं। जी, सही बात है, क्योंकि इन्हीं के जरिए सत्ता हथियाई जा रही है। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर आ रही है कजाकिस्तान से। SCO सम्मेलन हो रहा है सर। दावा किया जा रहा था पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन फिर अब खबर ही नहीं आ रही कि वहां कौन गया, क्या चल रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, कजाकिस्तान में होने वाला है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मूल रूप से रूस और चीन ने इसकी स्थापना की थी 2003 या 4 के आसपास, और अभी उसमें 9 मेंबर हैं और जो अस्थायी मेंबर है उनकी संख्या 1.5 से 2 दर्जन है। यानी वह एक
उसमें गेस्ट की तरह आ सकते हैं या अस्थायी मेंबर की तरह आ सकते हैं, वैसे लोग हैं। और इनके कहते हैं कि पूरे विश्व की जीडीपी 20% है और इनकी आबादी जो इसमें संख्या में 40% है। और दुनिया का जो क्षेत्र है, यूरो, दुनिया का नहीं, यूरो एशिया, यह जो आधार है एससीओ का, यूरोप और एशिया से मिले हुए देशों का है, जिसे कारण कजाकिस्तान, रशिया, चीन और ये सारे उसमें है। और उसका 80% भूभाग इसमें है। और वह केवल इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि उस ढंग का बंद नहीं है जैसे नेटो है, उस तरह की लड़ाई करने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण है, जिसका भारत एक हिस्सा है, चीन के साथ, रशिया के साथ। और यहाँ की कोशिश है, जैसे ब्रिक्स की है, कि अमेरिकी दादागिरी खत्म करे, उसको डॉलर को खत्म करे, उसके साथ जो ट्रेड वगैरह असमान आधार पर होता है उसको खत्म करे। तो एक कहें कि पाश्चात्य देश के खिलाफ एक उभरता हुआ, जैसे ब्रिक्स है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, वो उभर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। जी, क्या नरेंद्र मोदी रूस जाने वाले हैं, इसलिए इसमें जाना उन्होंने बेहतर नहीं समझा, या संसद चल रही है इसलिए नहीं जा रहे हैं? संसद का कारण बताया गया है। और जो रूस जा रहे हैं, हालांकि रूस जाने पर एजेंडा की जहां तक बात पूछी गई तो दोनों देश कर रहे हैं कि इसका जो जुमला दे रहे हैं, नो टॉपिक ऑफ लिमिट्स, यानी कोई टॉपिक नहीं है, दोस्त है मिलने जा रहे हैं। ऑफ टॉपिक यानी ऑफ लिमिट, यानी कोई लिमिट, जो भी मर्जी बात कर लें, चाहे गॉड के बारे में बात करें, आर्थिक मदद की, आदान प्रदान की बात करें, ट्रेड की बात करें, जो मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहा है यूक्रेन को, उसके खिलाफ बात करें, गाजा में क्या, और उसके बाद कुछ भी बात कर सकते हैं। या बेसिकली दोनों दिखाना भी चाहते हैं कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं, और कुछ खास बात नहीं है। हाँ, ट्रेड की जरूर बातें होंगी जिसके बारे में लोग हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। जी, चलिए अगली दिलचस्प खबर का रुख कर लेते हैं, जो बताती है कि हम कितने बड़े कलाकार हैं, हुनरमंद हैं। 24 साल का एक भारतीय नौजवान जो लखनऊ का रहने वाला है, बूढ़ा बनकर अमेरिका पहुंच जाता है डंकी रूट से। डंकी रूट जहां तक है, यानी गधे का रूट, ये कहने का मतलब कि छुप के कनाडा जाएं, खास जगह है, और कनाडा से फिर अमेरिका में प्रवेश करें, जो कि आसान है वहां पे, क्योंकि कनाडा का वीसा तकरीबन अमेरिका के तुलना में आसानी से मिल जाता है। और इन लोगों ने कुल 50 लाख का नहीं, 60 लाख का डील हुआ था, जो इनका दलाल था। 30 ये लोग दे चुके थे एडवांस में। और यह जो भी है, गुरु सेवक सिंह अपनी पत्नी के साथ दोनों बुढ़ा बुढ़ी बन के जा रहे थे। और जब आईजीआई यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे दिल्ली में, वहां पे सिक्योरिटी को, गार्ड को कुछ डाउट हुआ कि गड़बड़ है, क्योंकि इस बुढ़े होने के बावजूद भी 67 साल का बुढ़ा, जो इसमें चपलता थी, ताकत थी, बोलने का अंदाज था, ये जवान दिख रहा था, ये कहीं से बुढ़ा नहीं दिख रहा था। यह भी हालत इनकी पत्नी की थी। और इसलिए उन्होंने इनको किनारे में ले गए, बाकी सब पूछताछ शुरू किया, संदेह और बढ़ा। और जब इनका मोबाइल खुलवाया जबरदस्ती, तो मोबाइल में से जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, उसमें नाम कुछ और निकला, उम्र 24 साल का निकला। अंततः डर के इन दोनों ने बंडा फोड़ा, ऐसे ऐसे है। तभी दिल्ली के पुलिस के अंदर में है, एफआईआर है। बेचारों की जिंदगी जो एक ख्वाब देख रहे थे, 60 लाख रुपया देने की, 30 दे चुके, और भी खर्च हुआ होगा अमेरिकी नागरिक बनने की, अब यहाँ पे दिल्ली के जेल में है। जी, चलिए, जीवन यापन करने के लिए राशन पानी खाने को मिल ही जाता है जेल के भीतर। खैर, उस पर आगे क्या बात करें, अगले अपडेट की तरफ चल लेते हैं। एक भारतीय ने बड़े बड़े अमेरिकी इन्वेस्टर्स को करोड़ों का चूना लगा दिया है। कौन है ये महाशय? ये भारतीय अमेरिकी नागरिक भी हैं। और वहां पे इन्होंने काफी पहले, अभी हालांकि 36 साल के हैं, तो 2010 के आसपास ही, 2006 के आसपास ही इन्होंने कुछ एक मेडिकल कंपनी खोला था, आउटकम हेल्थ करके। आधार यह था कि जो मेडिसिन है और जो फैसिलिटीज है मेडिकल, जनता तक नहीं पहुंचती, उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे सस्ते दरों पे और आसान के तरीके से। अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटीज लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह पूरे के पूरे कॉरपोरेट और वहाँ के इंश्योरेंस के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके अंदर में है। और डॉक्टर भी अपनी मर्जी से कुछ भी दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, वही दवा देगा जो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हुआ। इस तरह का कंट्रोल अभी तक भारत में नहीं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी प्रगति उस तरफ है। तो इन लोगों ने, ऋषि शाह नाम है इनका, और इनकी जो साथ थी मिसेस या मिस कहते हैं, श्रद्धा अग्रवाल, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। और इनकी बड़ी चल पड़ी, 2006 से 2010 तक आते थे, $4 बिलियन इन्हीं के पास हो गया। और लेकिन 2017 में जब बड़ी बड़ी कंपनियां, लाइक गोल्डन सैक था, गूगल्स का अल्फाबेट था, और उसी तरह से जर्मन का कोई जेबी
प्रिट्स्कर करके था, जो भी था, इन सब ने मिलके सबको धीमे धीमे अंदाजा लगना शुरू हुआ कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। 2017 में ये लोग गए और अभी तक आते आते इनको अंततः इनको कोर्ट ने माना है कि लोगों ने बदमाशी की है। इनको 7 साल और बेचारी जो लड़की है, जो मिस जो है अग्रवाल, उनको 3 साल की सजा, एक और सहयोगी को 4 साल की सजा मिली। हालांकि ये लोग 10 से 12 साल की सजा मान रहे थे। और इन्होंने अंततः, यानी ऋषि शाह, नाम देखिए कहां कहां से इन्होंने रखा हुआ है। इनका कहना है कि शुरुआती हमने की थी तो बड़े अच्छे मन से किया था, लेकिन धीमे धीमे कॉरपोरेट कल्चर घुस गया। यह महत्वपूर्ण है समझना। यानी पूंजी बढ़ता है तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कि कंपटीशन के लिए थोड़ा झूठे आंकड़े दे दो, क्या होता, हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, और कंपनी को दिखाओ बड़ा हो गया। यदि हमने शेयर फ्लोट किया तो लोग आ रहे हैं कि भैया तो बड़ा मिलेगा। झूठे कंपटीशन के लिए इन्होंने कुछ और भी चीजें दी थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए और दूसरे कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनको लूटा, बैंक के साथ मिलके कुछ किया, और सारा काम वही किया जो कि आज के पूंजीवादी व्यवस्था में एक साधारण तरीके से होता है। यह क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं है, यह पूंजीवाद का एक हिस्सा है। अंततः यह जेल में पहुंच गए हैं। जी। अच्छा, आप इनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भारतीय जाके अगर इन जर्मन और अमेरिका के, फ्रांस के लोगों को ऐसे चूना लगाए तो हम लोगों के लिए तो खुश होने की बात होनी चाहिए सर। हमारे यहाँ के नटवर लाल भी थे तो तारीफ ही करना है, फिल्म भी बना उन पे, वो कैरेक्टर अधिकांश आते रहते हैं। लेकिन इनकी तारीफ वही है कि इनकी बहुत बड़े दिमाग में है। आजकल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन पहले जैसे स्टेटमेंट नहीं रहे, उनकी तारीफ कीजिए कि उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मूर्ख बना के, उनको और गरीब बना के, और खूब मजे ले रहे हैं। और अभी एक धार्मिक बाबा की बात आपने की, जी जी, ये सब लोग हैं, दिमाग तो है। ठीक है, चलिए, आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो दोहा जो है वो क्या करके रहेगा? अब बता रहे हैं, खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी दोहा में ही मिल रहे हैं। ये सब चल क्या रहा है? दो पड़ोसी है भाई, आपस में यही बैठ के बात कर लो, वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी? ये सब एक्चुअली क्लब है, यहाँ पे क्लब सेंटर है। यहाँ पे जैसे दोहा में है, लंदन में है, अमेरिका के खास जगह में है। जब दूसरे लोगों को मिलकर बातें करनी होती है ना, आप हमारे घर आ सकते हैं किसी कारणवश, दुश्मनीवश या हंगामा लो इसके कारण, मैं आपके घर नहीं जा सकता, तो किसी क्लब में चलते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, दारू शारू पिएंगे, मजे करेंगे, डांस वगैरह होगा और बातचीत भी करेंगे। वैसे अफगानिस्तान को ये लगने लगा है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए जरूरी है कि वह पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखे। रशिया चीन के साथ तो बढ़ ही रहा है, चूंकि उसके पास लिथियम का खजाना है। अफगानिस्तान को भी लगने लगा है कि, पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि यह जरूरी है, मजबूरी है उसकी, कि वह तहरीक अल तालिबान जहां तक है उसके खिलाफ लड़ने के बजाय यदि डिप्लोमेटिकली हो जाए, करीब 7 लाख के आसपास उसके यहाँ अफगानिस्तान के शरणार्थी रह रहे हैं, उनको हटाने की जो बात कोशिश की जा रही है, उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाया जाए, और ताकि हम फ्यूचर में कर सके। और इसीलिए दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जो भी कारण हो अब वहां कर रहे हैं। और जहां तक कतर की बात है, इसमें तो माहिर हो ही चुका अब तक। जी। जैसा कि हमेशा होता है, अगली खबर रख रहा हूं मैं, जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी विदेश से अपने पक्ष में कोई रिपोर्ट आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है, देखो पूरी दुनिया में हमारी चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर दूसरी रिपोर्ट आ जाए कि साहब इमरान खान को जेल में क्यों डाल रखा है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, उनको फौरन रिहा किया जाए, मुआवजा दिया जाए, तो सरकार जो है कहीं की भी हो, तो पाकिस्तान की सरकार कह रही है एक साजिश है। साजिश है, साथ साथ वहां के कानून मंत्री ने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें यूएनओ या कोई भी देश हस्तक्षेप ना करे। दूसरे देशों में जब घुसते हैं, सेना भेजते हैं, पूरा तालिबान बनाने में अमेरिका को मदद किया और पाकिस्तान ने किया। क्या वह तुम्हारा अंदरूनी मामला था अफगानिस्तान? बिल्कुल नहीं था। तो ये लोग एक कहें तो जहां तक पाखंड की बात है वह हद तक है, अपने लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, आपने बता ही दिया उसको। जी। चलिए, 2 हफ्तों के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है, केन्या की पुलिस सीधे गोली मार रही है। रिपोर्ट जारी की है वहां के मानवाधिकार संगठनों ने कि 39 लोग ऐसे मारे गए हैं। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम ये टैक्स रिफॉर्म जो है वापसी ले रहे हैं, संसद के पास वापस भेज रहे हैं, तो अब हंगामे की जरूरत क्या है? और पुलिस ऐसे क्यों मार सकती है लोगों को? अब हालांकि कहने के लिए वहां का जो आंदोलन है थोड़ा सा पहले से धीमा सा पड़ गया है, ये जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था उसको वापसी लेने के बाद। लेकिन अभी भी जो है बड़ी जबरदस्त राइट्स हो रहे हैं, आगजनी हो रही है पूरे केन्या में, खासकर उसके राजधानी में ये चीजें हो रही है। नंबर 2, एक कहावत आजकल बड़ा हो रहा है कि यदि अमेरिका में तुम जाते हो, वाशिंगटन पहुंचते हो, चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, मिलते हो, तो समझो तुम्हारी बर्बादी है।
और ये केनिया के जो राष्ट्रपति हैं वो जाके उनसे मिले हैं, है ना। और मिलने के बाद से वापस आए हैं यह कह के कि इनकी भी सेना लैटिन अमेरिका में जहां जरूरत होगा, हैती में जरूरत होगा तो हम भेजेंगे, और अपने पुलिस कर्मचारी भेजेंगे वहां दबाने के लिए, बल्कि उल्टे लेने के देने पड़ गए। और यहीं पे इनकी पुलिस जो है, चूंकि इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है, जैसे भारत की पुलिस है, बड़ी एक्सपर्ट है कि जनता को किस तरह फंसाया जाए, गलत एफआईआर करके, गोली चला के, अश्रु बम चला के, लाठी चला के, उनके बीच में तोड़फोड़ करके। और यह जनता कुछ हद तक समझ चुकी है, और इसलिए उनका कहना है कि जैसे भी हो हमें इस राष्ट्रपति से मुक्ति पानी है, और आंदोलन जारी है। जी चलिए, हमने ठीक कहा है कि जहां पैर पड़े संतन के वहीं होगा बंटाधार। मैक्सिको से खबर आ रही है, अमेरिका से सटा हुआ है, वहां जो है ड्रग माफियाओं में जो है गैंगवार हुआ, लाश पड़ी मिली है ट्रक के अंदर दर्जनों। ये मेक्सिको भी अपने तरह से एक अजीबोगरीब हालात में पहुंच गया है, और ड्रग माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं, जहां से कि इनके जिस जगह पे हुआ, चिपास करके जगह है, ग्वाटेमाला जो बगल के देश है, वहां से भी लोग आए पड़े हैं। और शरणार्थियों के लेकर, केवल ड्रग ही नहीं, शरणार्थियों के बीच में हमने कुछ दिन पहले भी इंडोनेशिया या बांग्लादेश की बात की थी, जहां पे कि शरणार्थियों के बीच में भी दो गुट है, और उसके भी लीडर बन जाते हैं वहां। रोहिंग्यास की बात की थी, रोहिंग्यास के खिलाफ, जी, शरणार्थियों के रोहिंग्यास के खिलाफ वही स्थिति यहाँ पे है। और उनके नाम पर जो मदद आता एनजीओ खोले हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, वो बड़े बड़े मतलब राजाओं की तरह रह रहे हैं। ड्रग का तो खैर है ही है, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के बराबरी है। और इस लड़ाई में इन्होंने कम से कम 19-20 लोगों को मार दिया है, और हत्या करके एक जगह ट्रक के अंदर, ट्रक के बाहर ऐसे फेंक दिया जैसे आलू की बोरी हो। और यहाँ पे मेक्सिको के जो नए भी बने हुए किसी भी तरह रोकने में समर्थ नहीं है। कहते हैं कि 2006 से लेके यानी 18 साल में 45 लाख लोग अभी तक इस ड्रग माफिया के लड़ाई में मारे जा चुके हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा आंकड़ा है। आप सोचिएगा, पूरे गाजा की आबादी 20 लाख है, 45 लाख लोग वहां पे मार दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है, ट्रम्प बाबा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई थी, कल हमने बात की, अब उनको निचली अदालत से भी राहत मिल गया कि भैया अभी सजा नहीं सुनाएंगे, सितंबर में सुनाएंगे। क्यों ऐसे राहत दी जा रही है और कौन सा मामला है सर? ये राहत देने का कोई कारण नहीं था। जो विपक्ष का वकील था उसने कोर्ट में साफ कहा, या बाहर भी कहा उसने, कि यह ट्रंप का व्यक्तिगत मामला था। जो पॉर्न स्टार पे जो स्कैम हुआ और जिसमें इन्होंने पैसे दिए थे, हर्ष मनी के नाम से जो चल रहा था, वह गलत है। यह इनका व्यक्तिगत रूप से है, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी है कि कोई भी सरकारी काम में राष्ट्रपति के तहत ये काम करते हैं तो उनमें इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल इनके पूर्ण रूप से इन्हें इम्यूनिटी है। लेकिन वहां की कोर्ट ने कहा कि भाई हमें इसमें सोचने का समय चाहिए, आप भी अपने तरफ से दे, हमें तरफ दे। और अब जो नया डेट सितंबर में दिया है, उसके कुछ ही हफ्ते, 2-3 हफ्ते बाद चुनाव है, नवंबर। बताइए। हाँ, तो इसमें अब धीमे धीमे ट्रंप बढ़ाए जा रहे हैं, और चुनाव में यदि जीत गए, जिसकी संभावना काफी है, तो ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रपति बनते ही अपने ऊपर जितने मुकदमा है सबको खारिज कर देंगे। कोशिश इन लोगों की यही है। वैसे इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। जी, एलन मस्क बड़ा डिफेंड कर रहे हैं ट्रंप को और सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कमला हैरिस यानी कि उपराष्ट्रपति की भूमिका पर। जहां तक एलन मस्क की बात है, यह प्रो ट्रंप है, प्रो रिपब्लिकन पार्टी है। इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि इनको किस तरह से इनको जिताया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। जिस एक्स यानी पहले वाले ट्विटर से ट्रंप को निकाला गया था, इनके आने के बाद इनको वापस लाया गया, फिर उस पे कहते हैं। इस चीज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, इनके पक्ष में आया ट्रंप के, इसमें कमला हैरिस ने कहा है, एक अपना ट्वीट करके कहा है कि यदि ट्रंप बन गए राष्ट्रपति तो पूरे देश में महिलाओं के गर्भपात पे रोक लगा देंगे। और कहती हैं कि मैं यानी कमला हैरिस बाइडेन के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं का व्यक्तिगत आधार है, गर्भ धारण करना ना करना, उसको गिराना उनका आधार है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। और इस पे एलन मस्क ने कहा कि यह झूठा बात है, ट्रंप ने ऐसा कहीं नहीं कहा, बल्कि ट्रंप बार बार कहते रहे कि मैं इसको नहीं खत्म करूंगा, मैं इसके पक्ष में हूं। रिपब्लिकन का किसी और पहले ने कहा हुआ, लेकिन इस तरह की बातें, झूठ अफवाह, जैसे हमारे यहाँ भी कहा गया ना कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती तो तुम्हारा एक भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, इस तरह की बातें करती हैं। और व्हाट्सएप से, और वहां पर टिकटॉक भी काफी चलता है, उसके माध्यम से जनता के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए एलन मस्क ने जरूरी समझा कि ट्रंप के खिलाफ यदि नेगेटिविटी फैलती है तो कमला हैरिस के खिलाफ
कमला हसन नाम आ रहा है, हम्म, उसके खिलाफ जो है हम्म। ट्वीट करके इस चीज को फैलाया जाए, चूंकि ट्वीट देखने वाले उनके लोग लाखों लोग में है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद अपने यहाँ ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से जो है संबंध बना के बच्चे पैदा कर रहे हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो इन्हें लगा कि उसके चलते मैं इस मुद्दे को उठाऊं? बिल्कुल है, इनको हो सकता है मंत्रालय में किसी जगह पोस्ट मिल जाएगा जब, यदि ये जीतते हैं तो ये तो दोनों की काफी नजदीकी है, और काफी हम्म, दोनों भ्रष्ट भी हैं, अपराधी हम्म, भी हैं, हम्म। और लड़की के मामले में दोनों फंसे हुए हैं। तो वो तो सही वो बात है। राष्ट्रपति बन जाए तो ये भी बच जाएगा। जी। सही बात है भैया। दोनों एक जैसे ही चरित्र के व्यक्ति हैं। यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके चलते यूरोप में जो अमेरिका के अड्डे हैं वो दहशत में हैं। क्या सच्चाई है इस खबर में? जी हाँ, ये अटैकम्स यानी जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स आए हैं, और यूक्रेन को इजाजत मिली है, यूक्रेन ऐसे भी इस्तेमाल करता, मिल गया तो थोड़ी मानने वाला था। इस मामले में जेलेंस्की बहुत ही होशियार है, हम्म, जिसका रेंज 300 किलोमीटर है हम्म, और हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि रशिया क्लेम करता है कि यदि 10 मारा गया तो 6 से 7 वो इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन 3-4 तो अपने टारगेट पे पहुंचता है। और हम्म, रशिया के ऑयल मतलब तेल और एनर्जी सेक्टर को बुरी तरह बर्बाद कर रहा है, हम्म, क्रीमिया में अटैक किए जा रहा है, सिविलियन स्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, और इसलिए इन लोगों ने धमकी दी है, मतलब जिसको वेल्ड नकाब के अंदर से धमकी दी है कि हम भी इसका रिटेलिएशन करेंगे, बताएंगे। तब इससे जो अमेरिकी जो बेसेस हैं यूरोपियन यूनियन में, वहां हम्म, सतर्कता की बात की गई है, यानी वो हम्म, एक्सरसाइज का पार्ट है कि आगे में लड़ाई होगा तो तुम कैसे करोगे। यह नहीं कि कोई दहशत फैला हुआ है, अभी उसकी संभावना नहीं है। जहां तक पुतिन की बात है, पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर जाए, अभी जैसा लगा अभी तक 2-2.5 साल के युद्ध में। ठीक तो है। यह एक एक्सरसाइज के लिए किया गया है। इस पर वेस्टर्न मीडिया हंगामा मचा रही है कि भाई देखो अब आ जाएगा, तब आ जाएगा। हम्म, रूसोफोबिया यानी रूस के खिलाफ घृणा फैलाने में यह हम्म। मदद दे रहा है, और कुछ नहीं है। जी। ईयू के जो नए चीफ बने हैं, उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि भैया युद्ध विराम कर दे। या हंगरी तो रहा है यह नेटो के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के उस मुद्दे के खिलाफ जहां ये लोग यूक्रेन में घुसे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। और विक्टर ओरबान बनते ही 2 या 3 दिन में पहुंच गए वहां, और इनसे जेलेंस्की से मिले। हालांकि जब दोनों प्रेस के सामने आए तो जेलेंस्की ने चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, मुंह एकदम गुस्से में या सूखा हुआ था, कुछ ही बोल नहीं रहा था। और इतना ही कहा गया कि जो भी इन लोगों ने किया है, कोशिश की है, यूरोपियन हम्म, यूनियन के नए चीफ ने कहा है, प्रशंसनीय प्रयास है, लेकिन हम अपने शर्तों पे ही मानेंगे जहां हम्म। हमें पूर्ण सार्वभौमिकता मिले, हमारी इज्जत हो। अब ठीक है। आके ये वापस आ कहते हैं कि जो भी इन्होंने प्रस्ताव दिया था हम्म, उसको अब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में लाएंगे, और हम्म, कोशिश करेंगे उस प्रस्ताव को पारित करा के जेलेंस्की के ऊपर दबाव डालें, अमेरिका के ऊपर दबाव डालें। और अगर यह प्रस्ताव आता है, पास हो ना हो, तो हम्म, पूरे यूरोपियन यूनियन को, जनता को दिखे कि भाई ये तो प्रस्ताव तो ठीक है, आप इसको हम्म, क्यों नहीं मान रहे। ये कोशिश है इनकी। जो पहले दिन जब पहुंचे थे तो हम लोग इस संदेह में थे कि हम्म, जानने का कारण क्या है, तो इस हम्म। मामले में विक्टर ओरबान अच्छा काम कर रहे हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग जंग रोकने की बात कर रहे हैं, वरना बहुत से लोग तो बस लड़ाने मराने पर तुले हुए हैं। दूसरे दौर के चुनाव से पहले फ्रांस में बहुत सारे लोगों ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए हैं, नाम वापस ले लिए हैं। कहा जा रहा है कि इससे दक्षिण पंथियों को रोका जा सकेगा। वैसे वही जो कल मैंने कहा था कि आ, फ्रांस का जो राइट एक्सट्रीम राइट विंग है, ली पेन वाला, उनको 35% ही मिला है, और मैक्रो वालों को तो 20% में सिमट गए हैं, और बीच वाले को, जिन्होंने पॉपुलर फ्रंट बनाया हुआ, न्यू पॉपुलर फ्रंट, उनको तकरीबन 28-29% मिले, यानी दोनों मिल जाते हैं तो 45 से 50%, यानी उम्मीद ये लोग करते हैं कि ली पेन को आगे ना बढ़ने दें। हालांकि ली पेन ने, देखिए, अभी अपने जो उनकी राइट विंग के साथ पूरे यूरोपियन यूनियन में जो उनकी संधि थी, समझौता था, उसको छोड़कर ओरबान से ये कोशिश कर रही है, हम्म। जिसकी अभी हम लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, जो जेलेंस्की का मिले है। जी। तो ये लोग सैकड़ों की संख्या में ये लोग हम्म, अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे कि एक जो तगड़ा है वही करे और हम्म। ली पेन की पार्टी को हराए। यह कोशिश है, देखते हैं कहां तक सफल होते हैं। जी। और 28 साल की इस लड़की ने तूफान सा तो मचा दिया सर पूरे फ्रांस के अंदर। जो स्पाई चीफ की बात कर रहे हैं, जी। ये नेशनल रैली पार्टी की जो चीफ है।
अच्छा हाँ, आप ली पेन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसने तो कर दिया है। इसके पिताजी भी थे इसमें, पेन जो भी था, ली नहीं था, कुछ और नाम था। उन्हीं ने शुरुआत की थी। लेकिन इसने क्या किया कि जो पहले वाले के जो इनके फादर थे, वो हमेशा मुस्लिम के खिलाफ ये बोलना है, नेगेटिव बातें करते थे, रशिया खिलाफ करते थे। इसने ये सब बातें करना बंद कर दिया। ये अंतर लाया है। जैसे देखिए, आज की भाजपा और पहले की भाजपा में बहुत अंतर है। ये लोग गांधी के सामने जाके जहां मौका मिलता है, वहां ये लोग घंटी भी बजा सकते हैं। दूसरी तरफ वो गुट से तिरंगा भी भी फहरा रहे हैं, तिरंगा भी फहरा रहे हैं, संविधान की इज्जत की बात भी कर रहे हैं। जो संविधान को जला रहे थे तिरंगा नहीं लगाते थे। ये बात यदि हमारे दक्षिण पंथी भाई जो मजदूर है समझे कि किस तरह से इन्होंने केवल चेहरा फिर से बदला है, काम वही है, बॉटल वही है, उसमें नई दारू डाली है, कुछ अंतर नहीं पड़ा है। तो इस तरह से इस ली पेन ने, जो आपने कहा, सही में बहुत अच्छा काम मतलब अपने पार्टी के लिए किया है। जी, अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और इसमें जो पहला सबसे बड़ा अपडेट है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से। उसने दावा कर दिया कि आईडीएफ के 6 बड़े अफसर कह रहे हैं कि भैया तुरंत जंगबंदी करा दो, और उस पर नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ रही है। यार ये मतलब मान लीजिए भारत में होता तो इसको कहते कि ये लोग तो गद्दारी कर रहे हैं, इनको राइट नहीं है प्रेस में जाने की। 6 में जनरल रैंक के शायद 2 हैं, 2 शायद रिटायर्ड है और बाकी 2 भी उच्च अधिकारी हैं, सब आर्मी के हैं। और कारण उन्होंने देखिए क्या बताया। पहली बात कर रहे हैं कि हम गाजा में जाके बच्चों और औरतों की हत्या और नहीं करना चाहते, यानी खुलेआम है कि ये लोग अभी तक जनसंहार कर रहे थे। नंबर 2, जो इनकी खुद की सैनिक जो मारे जा रहे हैं, यानी आईडीएफ के जो ट्रुप्स मारे जा रहे हैं, और कारण दिया है कि हमास की लाइटनिंग, यानी वह एकदम बड़ी तेज गति से लाइट की स्पीड से आते हैं, आक्रमण करते हैं, गायब हो जाते हैं और हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। हमारे सैनिकों में दहशत पैदा हो रहा है। तीसरे, हमारे यहाँ गोला बारूद की कमी हो रही है, हमारे यहाँ सैनिकों की कमी हो रही है। एक और खबर के हिसाब से 900 आईडीएफ के अधिकारी सुनने में आया है, जैसा खबर में है, कि अब वो रिजाइन करना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते। और इसी के साथ साथ है कि 10,000 सैनिकों की कमी पड़ रही है जी। और साथ साथ इन 6 लोगों ने कहा है कि खुदा ना खास्ते यदि हमारी लेबनान से लड़ाई हो गई तब हम कहां के रहेंगे, इसलिए युद्ध को जल्दी से बंद करो। हालांकि नेतान्याहू कहा कि नहीं, यह ऑप्शन हमारे पास नहीं, आपको जो कहा गया है यह आदेश आप कीजिए। तो नेतान्याहू की तो हर जगह से बज रही है। कभी अब जो मैं अभी तक कहता था कि अंदर से विद्रोह हो सकता, आर्मी टेक ओवर हो सकता, संभावना कम है, लेकिन अब संभावनाएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जान तो उन्हीं को गंवानी पड़ रही है। नेतन्याहू तो अपना बैठा ही आज तक बाहर भी निकल रहा है। खैर, अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। फिलिस्तीन को लेकर यहाँ की संसद में बवाल हुआ और सांसद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ये भी चीज है। देखिए, 29 वर्षीय एकमात्र मुस्लिम जो है लेबर पार्टी के, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जिनकी सत्ता वह लेबर पार्टी का है, और उन लोगों ने कोशिश किया है, कहते हैं कि 2 स्टेट थ्योरी फिलिस्तीन का मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनको हम मान्यता तभी देंगे जब वह शांति प्रस्ताव के साथ आए, यानी उसमें इजराइल तैयार हो, नेतान्याहू हो या जो भी इजराइल तैयार हो। इसका मतलब है कि यही बात अमेरिका कर रहा है कि लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमास नेस्तानाबूद हो जाए। इसके खिलाफ में वहां के ग्रीन पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी ने प्रस्ताव लाया, इस पर वोटिंग है जी। और इन्होंने, ये एकमात्र मुस्लिम वहां के हैं जो कि हिजाब में या जैसे यहां तक ढक के आती है, इन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में दिया, यानी अपने पार्टी के लाइन से हट के दिया। तब इन्हें 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया और वार्निंग दिया गया बुला के कि आप अपना बदले, जब चुनाव होगा वास्तव में दोबारा जब होगा, वोटिंग जब होगी तो आप हमारे पक्ष में किए। इन्होंने खुलेआम कह दिया कि यह मेरा कर्तव्य बनता है, भले ही कितना कठिन हो, मैं फिर से फिलिस्तीनियों के पक्ष में वोट दूंगी। अब इनको लॉन्ग टर्म के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इनकी कार्रवाई के लिए यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इनकी बातें हमें करनी चाहिए, जो भी है जैसे भी है, और इनको हमारा सलाम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सोचना चाहिए कि जूलियन असांज के लिए इतनी चिंता जताने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है गाजा में तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद भी कुछ करता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। खबर है रूस से, यानी कि पुतिन के हवाले से। क्या वो फिर से इजराइल और अमेरिका को जंगबंदी के लिए बाध्य करने को लेकर यूएनएससी जा सकते हैं? यूएनएससी में उन्होंने बोला है कि दबाव डालें अमेरिका और इजराइल पे, यानी दोनों पे, ताकि यह युद्ध जितनी जल्दी हो सके बंद हो। क्योंकि स्थिति का जायजा हम लोग बार बार बात करते रहते हैं, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये करें
और रशिया इस तरह से सीधे के सीधे अमेरिका पर भी अटैक कर रहा है पॉलिटिकली एंड पूरे वर्ल्ड ओवर में प्रोपेगेंडा करके कि यह सबसे खतरनाक देश जो आज है वह अमेरिका है, जो हर युद्ध के पीछे, हर जेनोसाइड के पीछे है। जी। बाइडेन के बहुत सारे अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, हम अपनी खबरों में बताते रहते हैं, आज इसने दिया, आज उसने दिया। अब उन तमाम ने एक जॉइंट जो है बयान जारी किया है, क्या कहते हैं सर वो? इन लोगों ने 12 एक डजन है और अच्छे अच्छे अधिकारी रहे, उन्होंने साफ कहा है कि इस समय यदि हम चुप रहे तो यह शर्मनाक होगी और हालात बहुत खराब हो चुके हैं पूरे इजराइल, पूरे मिडिल ईस्ट में। वॉर एस्केलेशन यानी युद्ध जो है सो भड़क सकता है, अन्य जगहों पर जा सकता है। यह जरूरी है कि तुरंत युद्ध बंद किया जाए। हम लोग कहीं ना कहीं से पूरे अमेरिका जो अभी गाजा में जनसंहार हो रहा है उसके हिस्सा हैं। यदि हम लोग युद्ध नहीं रुकवा रहे हैं, उसके विरोध में नहीं आवाज उठाते हैं तो जी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये है कि सुना नहीं जा रहा। हालांकि अब पलट के हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इजराइल के अधिकारियों ने खुल के बोला अपनी सरकार के खिलाफ और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स को बयान दे रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनको देशद्रोह यहाँ पर हमारी तरह नहीं कहा जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। अगली खबर है तुर्की से। सीरिया को लेकर तुर्की में क्या बवाल शुरू हो गया? अभी तक तो खबरें चल रही थी कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो बशर अल असद से मुलाकात कर रहे हैं, ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं। यह भी अजीब हालत है। सीरिया के बहुत सारे शरणार्थी वहां पे हैं, जहां भी शरणार्थी जाते हैं समस्याएं होती है। इसलिए नहीं कि वो बदमाश लोग हैं, लेकिन जिस हालात में रखा जाता है, खाने पीने की कमी, उनका प्राइवेसी नहीं है। एक एक कमरे में 8-8, 10-10, 12-12 लोग भरे हुए हैं। चाहे वो हमारे जैसे श्रीलंका में देखा था, वहां पे मैं गया था, तो जो वहां के शरणार्थी जिसको भारत के IPKF ने संरक्षण दे रखा था वहां हो, रूस में भी जो शरणार्थी गए, समस्याएं हो रही है। और इसमें एक ऐसा हुआ कि एक अधेड़ व्यक्ति ने एक 7 साल की बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया। क्या एग्जैक्टली हुआ नहीं पता चला, जिसके कारण तुर्की के लोग भड़क गए और इसके खिलाफ उन्होंने भारी तोड़फोड़ की। सीरिया के जो भी मतलब वेंडर्स, दुकान वगैरह थे, उस पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में सीरिया के अंदर में तुर्की के खिलाफ वहां आंदोलन खड़ा हो गया। और यह तब हो रहा है जबकि तुर्की और सीरिया के बीच में एक अच्छे संबंध बनाने की बात हो रही है, एर्दोगन जाने की बात हो रही है। वहीं पर 740 तुर्की में लोग गिरफ्तार हैं, उसी तरह से हो रहे हैं। तो यह जानबूझ के क्या भड़काया गया है, वास्तव में घटना हुई कि नहीं हुई है, किस हद तक है, क्या है, किसका हाथ है, अभी आने वाले समयों में पता चलेगा। लेकिन जनता को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस तरह के जो सडन जो होता है जी विरोध जो होता है, उस पर जो स्वस्फूर्त होता है, उस पर उस हालात में कंट्रोल कर रहे, जहां की वास्तव में वह सत्ताधारी पक्ष में ना हो। इस तो बच्चे के लिए है, जरूर उस व्यक्ति को पकड़े जिसने किया, उसको जेल में डाले, जो भी करना करे, लेकिन बाकी सब चीज के लिए इस तरह से हंगामा करने कोई मायने नहीं बनता। जी। क्या हम इसको गाजा से जोड़कर भी देख सकते हैं? क्योंकि आजकल रजब तैयब एर्दोगान जो है वो इजराइल के खिलाफ भी जमकर बोल रहे हैं, उन्होंने व्यापार भी एक तरीके से बंद कर दिया है। क्या उसके वजह से इन्हीं के देश में बवाल करा दो, इन्हीं को डिस्टर्ब करा दो? इसकी संभावना है, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में क्या हुआ है। वास्तव में हो सकता है घटना हुआ ही नहीं, हो सकता हो बच्चे के साथ हो और बच्चों के साथ खेल रहा हो, उसके बगल में कुछ हो। क्या हुआ क्या नहीं हमें एकदम नहीं पता है। और इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है, चाहे वो ईरान समर्थित कुछ हो, सीरिया ही के अंदर वाले कुछ हो, इराक में भी हो, या जो हंगामा जो काउंटर अटैक हुआ इन दोनों के बीच बढ़ते हुए संबंध की जो बात है, हो सकता है वहां पर मोसाद ने ही कुछ करवाया हो, कहना मुश्किल है। जी। वैसे कुछ लोग कल हमारे आपके इस डिस्कशन पे कमेंट्स कर रहे थे कि हम हर चीज में अमेरिका को घसीट लाते हैं और उसी का हाथ दिखा देते हैं। आज पूरे विश्व का जो मुख्य दुश्मन है, एक तरफ से तो पूंजीवाद या एकाधिकार पूंजीवाद, मोनोपोली है, लेकिन उसका सरगना, उसका तंत्र, उसका केंद्र का वो अमेरिका है। ये हम नहीं समझेंगे, बार बार नहीं कहेंगे और उसके खिलाफ यदि हम संघर्ष नहीं तेज करेंगे, तो जैसे तुर्की में हुआ, जैसे हमारे देश में होता है, हम मुफ्त में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मुफ्त एक दूसरे को मार रहे हैं, नहीं होता तो भगदड़ करके मर जा रहे हैं। जी। हूतियों ने UN के जो कार्यकर्ता पकड़े थे, जिन्हें जासूस बताया था, अब उनको छोड़ने जा रहा है। जी हाँ, ये अच्छी बात है। यदि जासूसी किया था तो कुछ समय तक पकड़ा, देखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन अब किसी काम का नहीं रहा, मान लीजिए वास्तव में जासूस है और एक खास जगह का लोकेशन बताने जा रहा है, वो लोकेशन अब बदल चुका है। नंबर 2 हो सकता है वास्तव में जासूस ना हो। नंबर 3 जो पनिशमेंट सोच रहा है मिल ही गया है। UN से अच्छे संबंध बनाना अभी हूतियों के लिए या इन सब के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इन जासूसों के बारे में कहते हैं कि UK और USA द्वारा था, तो जिसकी संभावना बनती है, क्योंकि ये लोग कोशिश करते रहते हैं, यमन के 2 हिस्से में एक हिस्से से लोग आके करते हैं,
तो ये मान गए हैं अच्छा संबंध बनाने के लिए है, तो अच्छी बात है, क्यों जबरदस्ती अंदर रखना है। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजों पे बहुत बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।